इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है रिसोर्सेज। और देखिए ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है रिसोर्सेज के बारे में कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन देखिए ये जो हमारा क्लास 8 है, क्लास 8 में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में। तो यहाँ पर हम रिसोर्सेज का एक तरीके से बेसिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद आगे के चैप्टर्स में हम अलग अलग काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज को देखेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर को शुरुआत करते के साथ ही सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर ये रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो देखिए आप अपने लाइफ में अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई किताब यूज़ कर रहे हैं, कैसे कोई पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, शर्ट यूज़ कर रहा हूँ, बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लाइट यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इन चीज़ों को क्यों यूज़ कर रहा हूँ? तो सिंपल आंसर ये है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मुझे वीडियो बनाना है यूट्यूब के लिए, तो यहाँ पर मुझे ये बोर्ड चाहिए, ये पेन चाहिए, ये माइक चाहिए, ये कैमरा चाहिए, यहाँ पर ये लाइट्स चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने लाइफ में या फिर अपने डेली लाइफ में हम जितनी भी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने उपयोग के लिए, वो सभी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि वो सभी चीज़ें जो कि हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा यूज़ हो, वो हमारे लिए एक तरीके का रिसोर्स है। तो सिंपल डेफिनेशन रिसोर्स का ये है, एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। यानी कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स है। अब ये यूटिलिटी, सिंपल इसका डेफिनेशन या फिर मतलब है, a substance has utility if it can be used in any possible way to satisfy our needs। यानी किसी भी चीज का यूटिलिटी हम तब कहेंगे जब उसका हम किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब यहां पर देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं, हर रिसोर्सेज का कुछ वैल्यू होता है, यानी कुछ कीमत होता है या फिर कुछ हम कह सकते हैं महत्व होता है। अब रिसोर्सेज का जो महत्व है वो इस बात पर डिपेंड करता है या फिर इस बात पर आधारित है कि जो रिसोर्स है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे आसपास एयर है, तो क्या हम एयर के बिना सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो एयर है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्व है। तो इसलिए जो एयर का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें जो वैल्यू है उसको अलग तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है उसकी कीमत के आधार पर, यानी उसका इकोनॉमिक वैल्यू, कि कोई भी रिसोर्स है उसका एक तरीके से कीमत कितना है। जैसे ये पेन है, इसकी कीमत 30 रुपए है, लेकिन इसके अलावा जो रिसोर्स है, लाइट है, ट्यूब है, बल्ब है, कैमरा है, ये सभी इसके जो प्राइसेस होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। तो इस तरीके से जो वैल्यू है वो आपके इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं, तो क्या उसका कोई कीमत हो सकता है? क्या उसका कोई किसी भी तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक तरीके का रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि उसको देखने पर हमारा जो हार्ट है या फिर हमारा जो मन है उसको एक तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उस तरीके से वो हमारे लिए जरूरी है या फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक तरीके का रिसोर्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा हीरा लगा हुआ है या फिर लोहा लगा हुआ है कि उसका कुछ कीमत होगा, लेकिन वो भी हमारे लिए रिसोर्स है क्योंकि वो हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से तो यूज में आ रहा है। जैसे कि वो हमारे मन को खुश करने के लिए यूज हो रहा है। जैसे और भी देख सकते हैं, गाना आप सुनते हैं, तो क्या उसको हम कहीं पे यूज कर सकते हैं? क्या वो कोई रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है या फिर किसी और तरीके का रिसोर्स है? नहीं। उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? नहीं, लेकिन वो हमारे लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक तरीके का यूज में आ रहा है, हमारे मन को खुश करने के लिए वो यूज में आ रहा है। तो इस तरीके से जो वैल्यू है वो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकता है और हमारा नॉर्मल वैल्यू भी हो सकता है, जो कि पैसे के ऊपर या फिर और भी चीजों के ऊपर आधारित ना हो। अब यहां पर देखिए जो फैक्टर्स है जो कि एक तरीके से किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है टाइम और टेक्नोलॉजी। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका सिंपल मतलब यह है कि जब मैंने रिसोर्स का डेफिनेशन दिया था तो मैंने क्या कहा था
कि हमारे आसपास की वो चीजें जिनको कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। ये मैंने नहीं कहा था कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब रिसोर्स है, सब रिसोर्स नहीं है। कोई चीज हो सकता है मेरे लिए रिसोर्स है लेकिन आपके लिए नहीं है। जैसे मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं यहां पर बोर्ड पर लिखने के लिए, तो मेरे लिए ये रिसोर्स है, लेकिन अगर आप पेन कॉपी यूज कर रहे हैं अपने कॉपी पर लिखने के लिए तो आपके लिए ये रिसोर्स नहीं है। आपके लिए आपका पेन रिसोर्स है। कल से मैं अगर बोर्ड पर लिखना बंद कर दूं, मैं अपने बोर्ड पर इसको लिखना बंद कर दूं, मार्कर का यूज करना बंद कर दूं, तो कल से ये मेरे लिए रिसोर्स नहीं रहेगा, इसका कोई यूज नहीं रहेगा मेरे पास। तो ये जो है यानी कि कोई रिसोर्स है वो इस बात पर आधारित है कि हमें उसकी कितनी जरूरत है, कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि आपके आसपास की सभी चीजें रिसोर्स नहीं है, जो आपको जरूरत है वही आपके लिए रिसोर्स है। अब यहां पर जो चीजें एक तरीके से फैक्टर्स है जो कि डिसाइड एक तरीके से किसी सब्सटेंस को रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करती हैं, वो है टाइम और टेक्नोलॉजी। टाइम कहने का मतलब यह है कि देखिए आज के 1000 साल पहले, 2000 साल पहले भी हमारे पास वाटर हुआ करता था, हमारे आसपास हवा बहती थी, तो क्या हम उस समय यूज करते थे वाटर और एयर का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हम आज लेकिन यूज करते हैं। तो टाइम भी था, हमारा जो एक सब्सटेंस था हमारे आसपास वो क्या हो गया, एक तरीके से हमारे लिए रिसोर्स हो गया। तो इस तरीके से जो टाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद टेक्नोलॉजी, तो सेम वही एग्जांपल कि देखिए 1000 साल पहले क्या हम वाटर को यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? क्या हम उसे एयर को यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमें पता नहीं था कि आखिर एयर से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, हमें पता नहीं था कि हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, यहां तक कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी नहीं पता था। तो उस समय में जो हमारा टाइम है या फिर टेक्नोलॉजी है वो सही नहीं था, या फिर एक तरीके से ऐसा नहीं था कि हम किसी भी चीज को, एयर और वाटर को हम एज ए रिसोर्स यूज करें। लेकिन टाइम आगे बढ़ा, हमारे पास टेक्नोलॉजी आया, तब अब ऐसा समय आ चुका है कि हम उसको यूज कर सकते हैं अपने लिए रिसोर्स के रूप में। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स जो कि एक तरीके से किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी क्या होता है इसका सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, यानी कि हमारे पास जो लेटेस्ट नॉलेज है किसी भी चीज को करने का या फिर उसको बनाने का, तो वो हमारा टेक्नोलॉजी होता है। अब यहां पर देखिए जो लोग हैं यानी जो आम लोग हैं या फिर पब्लिक जो है, पीपल, ह्यूमंस, ये एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है? क्योंकि देखिए जो लोग होते हैं उनके पास आइडियाज होते हैं, स्किल्स होते हैं, नॉलेज होता है, लोग इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, और इन सभी चीजों की वजह से हमें ऐसे नए रिसोर्स मिलते हैं जो कि पहले हमारे पास नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जो कार है आज हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो कार हमारे लिए एक तरीके का रिसोर्स है, लेकिन क्या वो जब हम आए थे आदि मानव जमाने से हमारे पास कार हुआ करता था? नहीं। लोग जो थे, लोग यानी कि ह्यूमंस, इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया, इनके पास आइडियाज आए, नॉलेज आए, इन्होंने बहुत सारा काम किया, तब हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स आया जो कि पहले हमारे पास नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से जो ये लोग हैं ये एक तरीके से हमारे लिए नए रिसोर्सेज का निर्माण करते हैं। इस वजह से लोग जो हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। अब यहां पर एक और चीज हमें समझना चाहिए कि जब हम कोई नया रिसोर्स खोजते हैं तो उसकी वजह से और भी नए रिसोर्स हमारे सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोगों को पहले पता नहीं था कि आग क्या होता है, आग को कैसे यूज करते हैं, यानी कि आज से 50,000 साल पहले, 30,000 साल पहले आग के बारे में किसी को नहीं पता था। तो आग का जब यूज करना लोग सीख गए तो उसको फिर यूज किया जाने लगा खाना पकाने में, फिर आगे चलकर उसको यूज किया जाने लगा जो और भी एक्टिविटीज होते हैं उसमें यूज किया जाने लगा, आग को लाइट जलाने के लिए या फिर और भी जगहों पर यूज किया जाने लगा। यानी एक रिसोर्स जो है या फिर एक इन्वेंशन जो है वो दूसरे रिसोर्स तक ले जाती है, दूसरे इन्वेंशन तक ले जाती है, जिसके वजह से और भी ज्यादा रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से जो ह्यूमंस है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर रिसोर्सेज को एक तरीके से कैटेगराइज हम करें तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और तीसरा ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है?
नेचुरल रिसोर्स बहुत ही सिंपल है, वैसे रिसोर्सेज जो कि हमारे आसपास नेचर में अवेलेबल हैं, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। जैसे कि हम गए, हमारा जो एयर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट कर लिया, तो वो हमारा एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। या फिर हम जो कोल यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कोल हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, पेट्रोलियम हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, ये सभी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हो गए। अब यहां पर ह्यूमन मेड क्या होता है? ह्यूमन मेड वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको कि एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स में किसी तरीके का प्रोसेसिंग करके या फिर चेंज करके जब हम उसको यूज करते हैं, एक ऐसे फॉर्म में चेंज करते हैं जिसको कि हम यूज कर सकें, वो हमारा होता है ह्यूमन मेड। जैसे कि आप अपने आसपास देखते होंगे कि जो घर बनते हैं, घर बनने के लिए क्या ईंटें लगती हैं, ईंटें। तो ईंटें क्या हमें नेचुरली अवेलेबल है? नहीं, नेचुरली अवेलेबल नहीं है। नेचुरली अवेलेबल क्या होता है? मिट्टी होता है। मिट्टी को हम प्रोसेस करते हैं, फिर ईंटें बनाते हैं, ईंटें बनाकर उसको फिर हम यूज करते हैं घर बनाने में। तो हमारे लिए जो ईंट है वो एक तरीके का ह्यूमन मेड रिसोर्स है। या फिर आसपास, आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, कोई कार देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, ये सभी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है। क्योंकि यहां इन सभी में जो चीजें यूज हुई हैं वो नेचर से आई हैं। जैसे कि कार में लोहा लगा हुआ है, एल्युमिनियम लगा हुआ है, वो नेचर से आया है, लेकिन हमने क्या किया है? उसको प्रोसेस किया है, उसमें कुछ ऐसा बदलाव किया है कि हम उसको यूज कर सकें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो वो हमारा हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब इसके बाद थर्ड है ह्यूमन। तो ह्यूमन के बारे में बात यहीं पर हमने की थी कि ह्यूमन जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि लोगों के पास स्किल होता है, नॉलेज होता है, आइडियाज होते हैं, लोग इन्वेंशन करते हैं, लोग डिस्कवरी करते हैं, जिसकी वजह से हमें नए रिसोर्स मिलते हैं। इस वजह से हम ह्यूमंस को अलग कैटेगरी में रखते हैं, उनको एक अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं। तो ह्यूमंस भी हमारे लिए एक तरीके के रिसोर्स हैं। अब इसके बाद एक तरीके से कैटेगराइज करते हैं तीनों को। सबसे पहले आते हैं नेचुरल पर। तो देखिए, नेचुरल जो हमारे आसपास रिसोर्स हैं, यानी नेचुरली जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम चार तरीके से कैटेगराइज करते हैं। यानी कि नेचुरल को हम चार कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ही रिसोर्स को, यानी जो जितने भी रिसोर्स हैं उनको चार तरीके से हम कैटेगराइज कर रहे हैं, चार तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका है लेवल और ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। यानी हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, या फिर उनका डेवलपमेंट कितना हुआ। डेवलपमेंट कितना हुआ कहने का मतलब यह है कि क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है रिसोर्सेज को यूज करने का, क्या हम उनको आज यूज कर रहे हैं, या फिर आज के 50 साल बाद यूज करेंगे, या फिर हमें उसके लिए टेक्नोलॉजी खोजनी है। ये चीज बात हो गई लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। तो देखिए, इस आधार पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको दो पार्ट्स में या फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा एक्चुअल और दूसरा है पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज हैं जिनका हमें क्वांटिटी पता है कि हमारे आसपास कितना, हमारे आसपास ये रिसोर्स अवेलेबल है और इसको आज करेंटली यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपका जो कोल है, कोयला, जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में, वो आज यूज भी किया जा रहा है और हमें यह भी पता है कि कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए एक तरीके का एक्चुअल रिसोर्स है। अब इसके बाद आता है दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स। अब देखिए, वैसे रिसोर्सेस जिनकी हमें क्वांटिटी पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में ये हमारे आसपास अवेलेबल है, और इसके साथ ही आज हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्यूचर में कभी हम यूज करेंगे जब हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी या फिर यूज करने का हमें तरीका पता चल जाएगा। तो वैसे रिसोर्स हैं पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि फ्यूचर में हम इनको रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के 200 साल पहले, 300 साल पहले जो विंड एनर्जी था वो हमारे लिए एक तरीके का पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करता था, क्योंकि उस समय हम पता नहीं था कि इसको यूज कैसे करते हैं, या फिर हमें पता नहीं था कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या फिर कितना हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आज जो है विंड, वो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स है। क्यों?
क्योंकि हमें पता है कि विंड इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, उसका हम कितना यूज करते हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो कितना हम उसका यूज कर सकते हैं, कितना हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्स। अब इसके बाद आते हैं दूसरा तरीके का जो क्लासिफिकेशन है, वो है ओरिजिन के आधार पर, यानी जो हमारा रिसोर्स है वो कैसा है, वो जिंदा है या फिर मृत है, यानी कि उसमें प्राण नहीं है, यानी उसमें लाइफ नहीं है। तो ये हो गया आपका एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक वैसे रिसोर्सेज हैं जो कि अलाइव नहीं है, यानी जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं है। तो ये हो गए आपके, जैसे आपके आसपास जितने चट्टान हो गए, रॉक्स हो गए, पत्थर हो गए, या फिर वाटर हो गया, एयर हो गया, क्या इनमें लाइफ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सभी हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। दूसरा हो गया बायोटिक रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ है, जैसे कि आपका प्लांट्स हो गए, आपके जो ह्यूमंस है वो आ गए, एनिमल्स आ गए, वैसे रिसोर्सेज जिनमें की लाइफ है, जिनको कि हम किसी तरीके से यूज कर सकते हैं, वो हमारा हो गया बायोटिक रिसोर्स, यानी लाइफ वाले, जिनमें लाइफ मौजूद है। अब इसके बाद देखिए स्टॉक के आधार पर। अब ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है कि कोई भी चीज हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मान लीजिए रखा हुआ है 10 किलो कोयला, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 10 किलो कोयले का स्टॉक है, यानी हमारे पास कितनी क्वांटिटी में कोई भी चीज अवेलेबल है। अब स्टॉक के आधार पर, यानी कि कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसके आधार पर रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्सेज जो एक तरीके से अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, हम उनको अगर लगातार यूज करते जाते हैं तो वो या तो कभी खत्म नहीं होंगे, या फिर वो फिर से रीजनरेट कर जाएंगे इतनी जल्दी, या फिर रीजनरेट कर जाएंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़े। ये होते हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका एग्जाम्पल आपका सोलर एनर्जी हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, आपका वाटर एनर्जी हो गया। तो ये सभी हमारे आ जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब इसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वैसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है और अगर हम उनको यूज करते हैं तो एक समय के बाद वो सभी खत्म हो जाएंगे और फिर कभी हम उनको यूज नहीं करने पाएंगे। हो सकता है कि वो रीजनरेट हो जाएं, लेकिन उनको रीजनरेट होने में इतना समय लगेगा कि वो एक तरीके से हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, या फिर हम उस टाइम पीरियड को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारे लिए बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। फॉर एग्जांपल जैसे कोयला, अगर कोयला को देखें तो कोयले को एक तरीके से हम यूज कर देते हैं, हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसको यूज करके हम खत्म कर देते हैं, तो वो खत्म हो गया और दोबारा से कोयला बनने में हजारों साल लग सकता है, 10,000 साल भी लग सकते हैं। तो क्या वो टाइम पीरियड हमारे लिए सही है? क्या हम उतना समय वेट कर सकते हैं कोयले को दोबारा बनने के लिए? नहीं। तो इस वजह से जो कोयला है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कहने का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कहां कहां अवेलेबल है। जैसे दो तरीके के रिसोर्स यहां पर बताए गए हैं, यूबिक्विशियस और दूसरा है लोकलाइज्ड। यूबिक्विशियस जो रिसोर्स होते हैं वो आपकी दुनिया में हर जगह अवेलेबल होते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। जैसे आपका वाटर है, वाटर बोल रहा हूं, एयर है, या फिर जो वाटर है, सॉइल है, अर्थ है, ये सभी जो हैं ये एक तरीके से आपके यूबिक्विशियस हैं, यानी कि आप कहीं भी अर्थ पर चले जाएं तो आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपको कुछ जगहों पर मिलेंगी, बाकी जगहों पर नहीं मिलेंगी। जैसे आपको सोना का खदान हो गया, या फिर लोहे का खदान हो गया, यानी कि आयरन ओर हो गया, एल्युमिनियम ओर हो गया, या फिर और भी जो चीजें हैं, ये सभी चीजें आपके, यानी कि सिंपली आप मिनरल्स कह सकते हैं। मिनरल्स आपको हर जगह नहीं मिलते हैं, आपको कुछ जगहों पर मिलते हैं। जैसे आप अगर इंडिया में ही देखें तो आयरन ओर का माइनिंग कुछ जगहों पर होता है, कोल का माइनिंग कुछ जगहों पर होता है। तो ये क्या है? एक तरीके से लोकलाइज्ड ओर्स हैं, यानी कि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। और यहां पर हमें एक चीज समझ लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा अनइक्वल है। और ये अनइक्वल क्यों है?
क्योंकि जो ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टेरेन के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर, एल्टीट्यूड के आधार पर, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। और इसके साथ ही ये सभी चीजें दुनिया में अलग अलग इलाकों में बहुत ही ज्यादा वेरी करती हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में अलग अलग इलाकों में हमें जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दिखता है। यानी कुछ जगहों पर आयरन ओर मिलता है, बहुत जगहों पर नहीं मिलता है, कुछ जगहों पर सोना मिलता है, कुछ जगहों पर नहीं मिलता है। तो ये पूरी सिचुएशन है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। अब आगे आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? तो जैसा कि मैंने पहले बात किया कि ये एक तरीके से जब हम नेचुरल रिसोर्स को, नेचुरली जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनमें किसी भी तरीके का हम चेंज करते हैं या फिर उनको किसी तरीके से हम प्रोसेस करते हैं ताकि ऐसे रूप में हम, ऐसे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें जिनको हम यूज कर सकें, जिनको एज अ रिसोर्स अपने लाइफ में यूज कर सकें। तो ये होता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल कार क्या नेचुरली मिलता है? नहीं मिलता है, लेकिन उसमें जो चीजें हम यूज करते हैं वो नेचुरली मिलता है। जैसे हमारा कार में लोहा लगता है, एल्युमिनियम लगता है, रबड़ लगता है, और भी चीजें लगती हैं जो कि नेचुरली हमें मिलती हैं। उसको हम क्या करते हैं? नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें बहुत तरीके के चेंजेस करते हैं, तब फिर हम कार बनाते हैं। तो कार क्या हो गया? एक तरीके का ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। हमारे आसपास जो बिल्डिंग्स बनते हैं, तो क्या बिल्डिंग्स नेचुरली बनते हैं? नहीं। सीमेंट क्या हमें नेचुरली मिलता है? नहीं। तो हम क्या करते हैं? पत्थर लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर सीमेंट बनाते हैं। उसी तरीके से और भी चीजें लेते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, फिर जाकर हम एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। तो बिल्डिंग क्या हो गया? ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। जितनी भी मशीन्स हमारे आसपास चल रही है, ये कैमरा चल रहा है या फिर ये जो कपड़ा चल है हम मेरे पास, ये सभी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। क्योंकि नेचुरली ऑकरिंग जो भी हमारे पास सब्सटेंस हैं या फिर नेचुरली ऑकरिंग जो भी रिसोर्स है उसको हम प्रोसेस करते हैं, चेंज करते हैं, ऐसे रूप में चेंज करते हैं जिसको कि हम यूज कर सकें। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। और यहां पर सिंपली हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें नेचर में डायरेक्टली नहीं मिलता है, लेकिन उसको हम प्रोसेस करते हैं ऐसे रूप में जिसको कि हम यूज कर सकें। एग्जाम्पल वही बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीन, ये सभी चीजें आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जैसा कि नाम है, सिंपल यही समझ लीजिए, जो लोग होते हैं वही होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। यानी पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्स। सिंपल इसका डेफिनेशन यही है। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो एक तरीके से हम कहते हैं कि जो लोग हैं वो उनके पास नॉलेज होता है, स्किल होता है, टेक्नोलॉजी होता है, तो वो लोग हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि ये लोग हमारे लिए नए रिसोर्सेज को खोज सकते हैं, नए रिसोर्सेज को बना सकते हैं। तो इसलिए जो ह्यूमंस हैं उनको अलग कैटेगरी में हम एज अ रिसोर्स रखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है इसको एक तरीके से इसके ऊपर बहुत काम भी किया जाता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी स्किल को बढ़ाया जाए, उनका जो एक तरीके से नॉलेज है उसको बढ़ाया जाए, उनका जो रिसर्च करने का तरीका है, रिसर्च करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको सुधारा जाए, डिस्कवरी में उनको आगे ले जाया जाए। तो एक तरीके से हम लोगों की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, लोगों के स्किल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं ताकि वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो। यानी पहले जितने यूजफुल थे उससे भी ज्यादा यूजफुल हो और हमारे लिए ज्यादा रिसोर्सेज का निर्माण करे। तो ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दे बिकम मोर यूजफुल एंड एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। यानी कि लोग जो हैं वो एक तरीके से उनका स्किल की क्वालिटी को हम इंप्रूव करते हैं ताकि वो पहले से ज्यादा यूजफुल हो जाएं और हमारे लिए पहले से ज्यादा रिसोर्सेज का निर्माण करें। अब यहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होता है, या फिर लोगों का जो स्किल है या फिर लोगों का जो क्वालिटी है उसको कैसे सुधारा जा सकता है? एजुकेशन और हेल्थ के जरिए। यानी कोई भी व्यक्ति है उसका स्किल कैसे बढ़ेगा? एजुकेशन के जरिए। कोई भी व्यक्ति काम कब करने पाएगा? जब वो हेल्दी होगा। तो इस वजह से ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ह्यूमन को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए, वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। देखिए हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं
जिनको हम यूज करते हैं और वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। यानी कि हमने जो यहां पर देखा था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वाला, उसमें से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, ज्यादातर हम अपने आसपास जो यूज करते हैं वो हमारा नॉन रिन्यूएबल ही है। जैसे हम पेट्रोलियम यूज करते हैं अपनी गाड़ियों को चलाने में, कोल यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। जैसे कि वाटर भी हम जो यूज कर रहे हैं पीने के लिए या फिर और भी चीजों के लिए, तो वो एक तरीके से हम रखते हैं रिन्यूएबल में। लेकिन आज ऐसी स्थिति बन चुकी कि बहुत सारे इलाकों में वाटर की स्कार्सिटी का सिचुएशन हो चुका है, तो इसलिए भी रिसोर्स कंजर्वेशन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब यहां पर रिसोर्स कंजर्वेशन का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो यहां पर सिंपली रिसोर्स कंजर्वेशन ये कहता है यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली सो दे डू नॉट एंड अप क्विकली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। यानी कि हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरीके से यूज करें, काफी केयरफुली यूज करें, ताकि वो बहुत जल्दी खत्म ना हो और उनको इतना हम समय दें ताकि वो रिन्यू हो सके। यानी कि हम आप जैसे आप देखते होंगे अपने आसपास न्यूज भी देखते होंगे कि वाटर स्कार्सिटी बहुत इलाकों में हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने ग्राउंड वाटर का इतना ज्यादा उपयोग कर लिया है कि बहुत सारे इलाकों में ग्राउंड वाटर सूखने लगा है, कम होने लगा है। तो इस वजह से हमें रिसोर्सेज सोच समझकर सही तरीके से यूज करनी चाहिए। अब इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हैं कि वो एक तरीके से आज की जो जरूरत है हमारा रिसोर्सेज का वो भी पूरा हो जाए, लेकिन हम जो है उसको फ्यूचर के लिए भी बचा सकें, फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए यहां पर दो टॉपिक्स हैं, सिंपल टॉपिक है, इसको आपको देख लेना है। तो यहां पर पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आधार है, क्या क्या प्रिंसिपल अपनाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी ह्यूमन हो, कोई जानवर हो, कोई भी जीव जंतु हो, उन सभी के लिए हमें रिस्पेक्ट और केयर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि लोगों का जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को हमें इंप्रूव करना है। इसके साथ ही कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी अर्थ जो है उसको एक तरीके से हमें कंजर्व करना है, अर्थ का डाइवर्सिटी को, उसकी वाइटलिटी को हमें कंजर्व करना है। इसके बाद देखिए नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिप्लेशन होने से हमें रोकना है। डिप्लेशन कहने का वही मतलब कि रिसोर्सेज को हम इतना यूज नहीं करें कि वो खत्म हो जाए या फिर उनकी क्वालिटी खराब हो जाए। और देखिए इसके बाद चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रति जो हमारा रवैया है उसको सुधारने की जरूरत है। जैसे हम प्लास्टिक कहीं पर फेंक देते हैं, कहीं पर कचरा फेंक देते हैं, हम अगर हमें 1 लीटर पानी की जरूरत है हम 2 लीटर लेते हैं, 1 लीटर पानी को वेस्ट कर देते हैं। तो वो सभी चीजें हमें नहीं करनी, हमें अपना बिहेवियर सुधारना है। इसके बाद इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, यानी कि कम्युनिटी को हमें ऐसा बनाना है, सभी कम्युनिटीज को, कि वो अपने एनवायरनमेंट की चिंता करें, अपने एनवायरनमेंट के बारे में एक तरीके से केयर करें। अब इसके बाद देखिए कुछ ड्यूटीज है लोगों की, आपकी भी, मेरी भी, सभी लोगों की, जो हमें पूरी करनी चाहिए। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी कि हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि हमारे आसपास जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है वो सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो प्रिंसिपल्स हमने बात की, यहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, इसके आधार पर हम उसे यूज करें। और इसके साथ ही जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पर वो बना रहे, वो कंजर्व हो, यानी वो खत्म ना हो या फिर उस पर कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही जो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर जो हम डैमेज कर रहे हैं, यानी पूरा जो सिस्टम है एनवायरनमेंट का, उसको जो एक तरीके से डैमेज हो रहा है, परेशानी हो रहा है हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से और भी तरीके से, उसको हम जितना कम हो सके उतना कम करें, एनवायरनमेंट को हम जितना बचा सके उतना बचाएं। एक तरीके से ये सभी हमारी ड्यूटीज हैं। तो यहां पर ये जो चैप्टर है रिसोर्सेज, ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।